हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रेरणा मैम हिमालय एजुकेशन हब पे आप लोगों का स्वागत करती है और आज की क्लास के अंदर प्रेरणा मैम आप लोगों के लिए लेके आई है केमिकल काइनेटिक्स का वन शॉट। बच्चों, रासायनिक बल गतिकी के वन शॉट के बारे में बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं। जो हमारा टारगेट है सीबीएसई स्टूडेंट, बोर्ड क्लास के स्टूडेंट, आरबीएसई, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड और इसके अलावा सीयूईटी जो हम लोगों का मेन टारगेट है। बच्चों, दोनों ही कोर्स के बेस पे ये आप लोगों का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। केमिकल काइनेटिक्स से अच्छे खासे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। बच्चों, बस इस चैप्टर के अंदर लास्ट तक आपको मेरे साथ यहाँ पे बने रहना है, बिल्कुल भी ध्यान इधर उधर नहीं देना है। पूरा फोकस यहाँ पे करना है। वन शॉट बहुत ही शॉर्ट तरीके से की कॉन्सेप्ट के बेस पे, बच्चों रिवीजन के बेस पे। बेटा, मैं फिर से आपको बोल रही हूँ, जो यहाँ पे हम लोग वन शॉट ले रहे हैं ये रिवीजन वाले बच्चों के लिए ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई नया स्टूडेंट है और बोले कि मैम इसमें तो आपने इतना सा करवाए। बच्चों, यहाँ पे हम लोग कंप्लीट जो है आप लोगों का लेक्चर नहीं चल रहा है, वन शॉट यहाँ पे हम लोग आपको करवाने वाले हैं, जहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, की फीचर्स यहाँ पे हम लोग बच्चों इसके यहाँ पे लेने वाले हैं। ठीक है, चलिए बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे। प्रेरणा मैम अब आप लोगों के लिए स्टार्ट करिए आज का वन शॉट केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी। बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बल गतिकी क्या होता है, मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। बेटा, क्या होता है कि जब आपके पास कोई व्हीकल है, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, जो भी है, हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो स्पीड होती है, स्पीड को हम लोग यहाँ पे आप लोगों का कंसिडर करते हैं, है ना। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहे हैं तो किसको मानते हैं हम लोग, स्पीड को। इसी तरीके से जब हम लोग कोई केमिकल रिएक्शंस कर रहे हैं, जैसे कि मैं ए से बी पे जा रही हूँ, तो यहाँ पे बेटा हम लोग इसकी चेक करते हैं रेट, जिसको कि हम लोग बोलते हैं यहाँ पे आप लोगों का दर, कि इसकी रेट कितनी है, इसकी दर कितनी है। जैसे हम लोग स्पीड को कैलकुलेट करते हैं, उसी तरीके से केमिकल काइनेटिक्स में जो आप लोगों की रासायनिक अभिक्रिया है, जो आप लोगों की केमिकल रिएक्शन से उनकी स्पीड को हम लोगों को यहाँ पे बच्चों कैलकुलेट करना है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताना चाह रही थी मैं कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एग्जाम एनालिसिस जो हम लोगों ने बच्चों इस चैप्टर के बेसिस पे यहाँ पे किया है कि आप लोगों का इसकी स्ट्रेटेजी या एग्जाम एनालिसिस क्या है। तो बेटा यहाँ पे ध्यान रखना है, सीबीएसई बोर्ड को हमने यहाँ पे फोकस किया है। बच्चों, इतने सारे आरबीएसई, सीबीएसई, एमपी बोर्ड है, तो मेन टारगेट हमने सीबीएसई बोर्ड को यहाँ पे फोकस किया है। बच्चों, सीबीएसई बोर्ड को फोकस पे हमने एक चीज यहाँ पे देखी है कि यहाँ से 3 to 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल पूछा जाता है। न्यूमेरिकल यूजुअली आप लोगों का पूछा जाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से, और इसके अलावा अरेनियस इक्वेशन से यहाँ पे बच्चों आप लोगों का न्यूमेरिकल बनता है। तो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस और अरेनियस से यहाँ पे न्यूमेरिकल बनता है, जहाँ पे आप लोगों के कांस्टेंट के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, रेट कांस्टेंट के बारे में, टी मतलब टाइम के बारे में, टी हाफ के बारे में पूछा जाता है। अरेनियस इक्वेशन, बच्चों अरेनियस इक्वेशंस क्या होती है आप लोगों की, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे जो टाइम के बीच के रिलेशन को देती है। डेरिवेशंस पूछे जाते हैं बच्चों, दो डेरिवेशंस, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का यहाँ पे आपसे डेरिवेशंस पूछा जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थ्योरी में आप लोगों से मोलिकुलरिटी और ऑर्डर के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है। इसके अलावा आपसे बेसिक डेफिनेशंस पूछी जाती है। मोलिकुलरिटी और ऑर्डर मतलब आणविकता, अणुसंख्य, इनके बीच में आप लोगों से इसका डिफरेंस पूछा जाता है ना। कोटि, आणविकता और कोटि के बीच में। इसके अलावा बच्चों अभिक्रिया की दर क्या है, दर का नियम क्या है, एक छोटे छोटे पॉइंट्स, कोलिजन थ्योरी, टक्कर सिद्धांत, यहाँ से आपके कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर मैं सीयूईटी के बारे में बात करूं, सीयूईटी ईयूजी जिसपे हम लोग यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, फाइंडिंग यहाँ से बच्चों इस पे एमसीक्यू पूछे जाते हैं। ऑब्वियसली सीयूईटी के अंदर एमसीक्यू आते हैं बच्चों, तो एमसीक्यू यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो एमसीक्यू के अंदर आप लोगों से ऑर्डर पूछा जाता है फ्रॉम यूनिट्स ऑफ के, मतलब इसका ऑर्डर क्या है। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन से यूनिट गिवन होगी और आपसे पूछा जाएगा कौन से ऑर्डर की इक्वेशन से, फर्स्ट ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर की है, जीरो ऑर्डर की है, वो यहाँ पे आपका पूछा जाता है। ग्राफ यहाँ पे आपसे पूछे जा सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ कैसे बनेगा, अरेनियस इक्वेशंस का ग्राफ कैसे बनेगा, जीरो ऑर्डर का ग्राफ कैसे बनेगा। तो ग्राफ मतलब स्लोप एंड इंटरेक्ट ऑफ अरेनियस एंड रेट इक्वेशन, इनके बच्चों आपसे यहाँ पे ग्राफ पूछे जाते हैं। डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछा जाता है, हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का, जीरो ऑर्डर का, इनके डायरेक्टली फॉर्मूले पूछे जाते हैं। और फॉर्मूले बेस पे बच्चों आप लोग से कैलकुलेशंस यहाँ पे आपकी करवाई जाती है ना। फॉर्मूले बेस पे ही आपके न्यूमेरिकल होते हैं, कैलकुलेशंस यहाँ पे करवाई जाती है। तो ये पूछा जाता है आपका सीबीएसई बोर्ड के अंदर, और ये पूछा जाता है बच्चों आपका सीयूटी के अंदर। ठीक है, तो इनको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको पूरा फोकस इन इम्पोर्टेंट टॉपिक पे देना ही देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम लोगों का यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है बच्चों, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रिया का वेग। वेग या दर एक ही बात होती है, रेट ऑफ।
जब भी हम लोग कोई केमिकल रिएक्शंस कर रहे हैं तो उसके अंदर जैसे हम लोग एक व्हीकल्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जा रहे हैं तब हम लोग उसकी स्पीड को चेक करते हैं, उसका एवरेज चेक करते हैं। उसी तरीके से रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस रासायनिक अभिक्रिया के वेग को हम लोगों को यहाँ पे चेक करना है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को हम लोगों को कैलकुलेट करना है। बच्चों रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो होता है इसको हम लोग रेट ऑफ रिएक्शंस अभिक्रिया की दर ROR से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। डेफिनेशन बच्चों यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होती है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। मतलब क्या कर रहे हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन अभिक्रिया की सांद्रता में परिवर्तन, किसके रेस्पेक्ट में, जो अभिक्रिया की सांद्रता में परिवर्तन किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के समय के रेस्पेक्ट में। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद यूनिट ऑफ टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में अभिक्रिया की जो सांद्रता है, अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में क्या परिवर्तन आया है, उसे हम लोग यहाँ पे से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। तो बच्चों रेट ऑफ रिएक्शंस क्या हो गया, चेंज इन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो बेटा जो चेंज होता है, अगर चेंज आपका लार्ज होता है तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से, बट अगर चेंज आपका स्मॉल होता है तो बच्चों उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से। तो क्या बोला है, चेंज इन कंसंट्रेशन, तो डी सी चेंज इन कंसंट्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये डी टी। तो रेट ऑफ रिएक्शंस का फॉर्मूला क्या हो गया, डी सी अपॉन डी टी। बच्चों यहाँ पे एक साइन का यूज करते हैं, प्लस और माइनस दोनों साइन का। बेटा जो आपकी स्पीड होगी, आप खुद से सोचो कि आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहे हैं तो कुछ तो स्पीड होगी ना, क्या आपकी स्पीड जीरो हो सकती है, क्या नहीं हो सकती ना। सेम इसी तरीके से जो आप लोगों का यहाँ पे है इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आती है। प्लस और माइनस साइन है बेटा, अगर आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पे जा रहे हैं तो आप प्लस साइन का यूज करेंगे, और अगर आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट पे आ रहे हैं तो आप माइनस साइन का यूज करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट प्लस साइन का और प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट माइनस साइन का, मतलब एक फॉरवर्ड रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करता है तो दूसरा यहाँ पे बच्चों आपका बैकवर्ड रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इंग्लिश एक्सप्लेनेर बच्चों सबसे मेन चीज है जो हम लोग यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं, जो हम लोग आप लोगों के लिए यहाँ पे सीयूटी का कोर्स लेके आ रहे हैं वो इंग्लिश होगा। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में हम लोग आपको एक्सप्लेन करेंगे, नोट्स भी आपको दोनों में पढ़ाएंगे। अभी थोड़ा टाइम कम होने की वजह से आपको इंग्लिश में ज्यादा दिख सकता है क्योंकि हिंदी की टाइपिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जो कोर्स होगा बच्चों आपका वो बोथ लैंग्वेज के अंदर होगा, हिंदी प्लस इंग्लिश। तो इंग्लिश एक्सप्लेनेर यूनिट टाइम में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो चेंज आता है उससे रेट ऑफ रिएक्शंस कहते हैं। क्या बोला है बच्चों, इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ इंग्लिश में है बट हिंदी में लिखी हुई है। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात, है ना, लिखा हुआ इंग्लिश में है बट हिंदी में है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, क्या बोलना चाह रही हूँ बच्चों मैं यहाँ से आप पे, बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों को यही रहना है। मैं लास्ट में इसके की पॉइंट्स और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यहाँ पे आपको बताने वाली, तो भागना नहीं, ये पूरे टाइम कंटिन्यूसली मेरे साथ बच्चों यहाँ पे बने रहना है। यूनिट टाइम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मतलब अभिक्रिया की सांद्रता, टाइम के अकॉर्डिंग अभिक्रिया की सांद्रता और उत्पाद में क्या परिवर्तन आता है उसे ही हम लोग रेट ऑफ रिएक्शंस यहाँ पे बच्चों आप लोग का कहते हैं। बच्चा रेट ऑफ रिएक्शंस देखो यहाँ पे आपका दिखा हुआ है वो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, नेगेटिव साइन यहाँ पे आप लोगों का दिखाया हुआ है डेल्टा आर। बेटा ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पे जो ये नेगेटिव साइन है क्या बोल रहे हैं, रिएक्टेंट डिक्रीज माइनस, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब रिएक्टेंट से जब आप प्रोडक्ट पे जा रहे हैं तो ये प्रोडक्ट से रिएक्टेंट पे आ रहे हैं तो माइनस साइन का यूज करेंगे आप। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट की आर लिखा हुआ है मतलब ये किसकी कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, अभिकारक की सांद्रता है अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, सांद्रता में परिवर्तन अपॉन समय में परिवर्तन। तो बेटा नेगेटिव साइन यहाँ पे हम लोगों को यूज करना है, डेल्टा रिप्रेजेंट करता है चेंज को, आर का मतलब है रिएक्टेंट अभिकारक, टी का मतलब है टाइम। ठीक है, तो ये अगर हम लोग बच्चों प्रोडक्ट वाली बात करें मतलब रिएक्टेंट से हम लोग प्रोडक्ट की साइड पे जा रहे हैं तो कौन सा साइन यूज करेंगे, प्लस साइन का यहाँ पे यूज करेंगे क्योंकि प्रोडक्ट आपका इंक्रीज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है बच्चों इसका यहाँ पे इस तरीके से फॉर्मूला बनता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपका टाइप्स ऑफ रेट एंड स्टैक्योमेट्रिक, वेग के प्रकार मतलब अभी टाइप्स ऑफ रेट, रेट के प्रकार के बारे में हम लोगों को बात करनी है और इनके स्टैक्योमेट्रिक के बारे में बात करनी है। स्टैक्योमेट्रिक को बच्चों हिंदी में भी स्टैक्योमेट्रिक ही आप लोगों का बोला जाता है। टाइप्स ऑफ रेट, बेटा रेट अभिक्रिया की दर का टाइप क्या है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस, मतलब एवरेज निकालना है। बेटा आप यहाँ से जा रहे हैं, ये ए से बी है, ठीक है ये है, अब यहाँ पे ये A1 है आपका और ये आपका A2 है,
तो इन दोनों के बीच का यहाँ पे बच्चों आपको एवरेज निकालना है। किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। ये T1 टाइम हो गया और ये T2 टाइम हो गया। तो एवरेज क्या होता है? मेजर ओवर अ लॉन्ग टाइम इंटरवल। मतलब आप लोगों को इस टाइम इंटरवल के बीच में रेट को मेजर करना है, दर को मेजर करना है, अभिक्रिया के वेग को मेजर करना है। समझ में आया? तो इस टाइम इंटरवल के बीच में आपको इसको मेजर करना है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज रेट। यहाँ पे बच्चों आपका इसको बोला जाता है। एक और होता है आप लोगों का इंस्टेंट रेट। इंस्टेंट रेट होता है बच्चों आप लोगों का तात्क्षणिक वेग, है ना? तात्क्षणिक इंस्टेंट का मतलब क्या होता है? उसी टाइम पे सेम। बेटा आप यहाँ से कोचिंग से जस्ट आप निकले हैं अपने घर के लिए और उसी टाइम पे मैंने आपको कॉल कर दिया है। जब आप रास्ते में चल रहे हैं, तो रास्ते में चल रहे हैं तो मैंने आपसे पूछा कि आपकी स्पीड क्या है, मतलब इंस्टेंट अभी क्या है। अब कुछ बच्चे तो होंगे जो गाड़ी को रोक के मैम से बात कर रहे होंगे, तो बोलेंगे मैम अभी तो मैं रोका हुआ है ये गाड़ी, तो मेरी स्पीड तो 0 है। कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने थोड़ी सी स्लो कर ली होगी, चलाते चलाते बात करें लेकिन स्लो कर ली, तो बताएंगे कि मैम मेरा 10-20 किलोमीटर के हिसाब से मेरी यहाँ पे स्पीड है। कुछ बच्चे होंगे उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता है, चल रहा है तो चल रहा है, हमें तो दूसरों को ठेकना है, अपनी बाइक तो चला ही रहे हैं, फोन पे बात भी कर रहे हैं, तो बोलेंगे कि मैम मेरी तो 50-60 है ना? तो क्योंकि तात्क्षणिक मतलब उसी समय पे, बाद में आपकी स्पीड कम है ज्यादा है उससे मैटर नहीं करता, सेम उसी टाइम पे, इंस्टेंट टाइम पे। तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है? रेट एट अ पर्टिकुलर मूवमेंट, की पर्टिकुलर मूवमेंट पे डिटरमाइंड बाय द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट टाइम टी। मतलब इसको हम लोग स्लोप के थ्रू भी डिटरमाइन करते हैं। तात्क्षणिक मतलब उसी समय पे, सेम इंटरवल के टाइम पे, जिस समय पे आपसे पूछा जाता है, कोई इंटरवल इसके अंदर नहीं होगा। तो इस तरीके से बच्चों रेट जो होती है दो टाइप की होती है। एक तो रेट ऑफ रिएक्शन हमने बात की है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बेटा मैं चीजों को इतनी बार रिपीट कर रही हूँ, रिपीट करने का रीजन है आप, मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को ये चीजें लर्न हो जाए। ठीक है, अगर आप लोग इनको प्रॉपरली लर्न कर लोगे तो ही आपका बेनिफिट होगा। तो चेंज इन कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ सांद्रता में परिवर्तन, ये होती है रेट ऑफ रिएक्शन। दो तरीके की होती है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंट। एवरेज पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बीच में आपको कैलकुलेट करना है, और इंस्टेंट मतलब उसी टाइम पे आपको यहाँ पे कैलकुलेट को करना है। क्लियर हो गया? ओके। स्टैक्योमेट्रिक करेक्शन। स्टैक्योमेट्रिक करेक्शन क्या होता है बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस बाय डिवाइडिंग द रेट ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज बाय देयर स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। बेटा जो आपके मोल्स होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं कि इतने मोल पे इसके मॉलिक्यूल है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? उससे डिवाइड कर देते हैं, उसी को हम लोग स्टैक्योमेट्रिक बोलते हैं। जैसे कि इक्वेशन देखिए 2HI, हमें मिल रहा है H2 प्लस I2। ठीक है, अब बच्चों मुझे इसको रेट ऑफ रिएक्शंस की फॉर्म के अंदर लिखना है। तो मेरी बात को समझिए, जब रेट ऑफ रिएक्शंस की फॉर्म के अंदर लिखना है तो HI। ठीक है बेटा, अगर रिएक्टेंट वाला साइड है तो माइनस साइन लगेंगे, प्रोडक्ट वाला साइन है तो प्लस साइन लगेगा, अभी मैंने आपको बताया। तो बेटा ये रिएक्टेंट है HI, तो आपने लिखा डेल्टा HI अपॉन डेल्टा टी, माइनस का साइन लगा दिया। अब बेटा इसका स्टैक्योमेट्रिक क्या है? 2, तो 2 है तो ये आपका किस में आ जाएगा? अपॉन में आ जाएगा, तो -1/2। ठीक है, जैसे आपका H2 है तो H2 प्रोडक्ट है तो प्लस आएगा, प्लस साइन नहीं भी लगाएंगे तब भी काम चल जाएगा, डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी। समझ रहे आप मेरी बात को? इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है तो हम लोग नहीं लिखेंगे। सेम I2, I2 है तो I2 अपॉन डेल्टा टी, कोई कोफिशिएंट नहीं तो नहीं लिखेंगे। मेरी बात को समझो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है बच्चों तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। जैसे मेरी कोई इक्वेशन है 2A प्लस 3B, और मुझे यहाँ पे मिल रहा है आपका 4C प्लस 5D। अब मुझे इसको स्टाइक्योमेट्रिक फॉर्म के अंदर लिखना है, तो समझेंगे। स्टाइक्योमेट्रिक फॉर्म के अंदर लिखेंगे तो ये 2 स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है और ये रिएक्टेंट वाला पार्ट है तो -1/2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे आप लोगों को? 1/2 है तो या तो डी के फॉर्म के अंदर लिखो है डेल्टा, डेल्टा ए। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों? डेल्टा टी। क्लियर होगा? दोनों के बीच में कौन सा साइन लगाएंगे? इक्वल का साइन लगाएंगे, ये सब एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब देखो ये भी प्रोडक्ट का है तो माइनस, ये क्या है? 3, तो 1/3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा बी अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों? डेल्टा टी। क्लियर? अब देखो वापस से हम लोग कौन सा साइन यूज करेंगे? इक्वल का। बच्चों ध्यान रखना है ये सब एक दूसरे के इक्वल होते हैं। हमें एक की भी वैल्यू गिवन है तो हम लोग दूसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं, न्यूमेरिकल में सब पूछा जाता है। एक की वैल्यू गिवन है तो हम लोग दूसरे की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट है तो प्लस साइन 1/4 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, यहाँ पे आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, वापस से इक्वल में लिखेंगे, नीचे लिख रही हूँ मैं, +1/5 डेल्टा डी अपॉन क्या हो जाएगा बेटा आपका? डेल्टा टी यहाँ पे हो जाएगा।
मेरे अकॉर्डिंग आप सभी बच्चों को ये पॉइंट यहाँ पे बच्चों बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल यहाँ पे समझ में आ गया होगा। कमेंट करके मुझे सभी बच्चे बताएँगे क्या आपको ये वाला पॉइंट क्लियरली हो गया है, पूरी तरीके से समझ में आ चुका है? येस और नो बच्चों? क्योंकि जब तक आप हमें कमेंट नहीं करेंगे बच्चों हमें पता नहीं चलेगा, है ना? कि आपको ये पॉइंट क्लियर हुए हैं या नहीं हुए हैं। क्लियर है बच्चों? यस, तो इस तरीके से स्टोइकियोमेट्रिक लिखते हैं। बच्चों अगर स्टोइकियोमेट्रिक के फॉर्म के अंदर मुझे एक की भी वैल्यू गिवन है तो मैं उसके इक्वल करके दूसरे की वैल्यू निकाल सकती हूँ। जैसे कि मान लेते हैं जैसे कि मान लेते हैं बेटा ये सब एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है? मान लेते हैं -1/2 डी अपॉन dt की मुझे वैल्यू गिवन है कि यहाँ पे इसकी वैल्यू है 4, तो मैंने इसकी वैल्यू 4 रख दी। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आई? -2 आई। अब ये इसके इक्वल ही है, तो यहाँ से मुझे db अपॉन dt की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने इसको इसके इक्वल कर लिया तो 1/3, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट और ये 6, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी db अपॉन dt की? 6 आ जाएगी। समझ में आ रहा है? ये सब इक्वल में एक की भी वैल्यू गिवन है तो दूसरे की वैल्यू हम लोग यहाँ पे बच्चों आपका कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बच्चों बात करते हैं रेट लो के बारे में एंड ऑर्डर के बारे में। वेग का नियम कि अभिक्रिया के वेग का नियम क्या है और अभिक्रिया की कोटि क्या है ना? ऑर्डर मतलब कोटि। बेटा रेट लो अभिक्रिया की वेग। बच्चों अगर आपको पता है तो हम लोगों ने जो लाइव क्लासेस हम लोगों की यहाँ पे चल रही है उसके अंदर कल लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जहाँ पे नेमिंग रिएक्शंस है हेलो एल्केन और हेलो इरीन का, उसके अंदर मैंने SN1 रिएक्शंस के बारे में बताया था। SN1 जो रिएक्शंस होती है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। एक होती है स्लो स्टेप और दूसरी होती है फास्ट स्टेप। जो स्लोएस्ट स्टेप होती है वही अभिक्रिया की दर का मापन करती है। और मैंने बोला था कि ये कहाँ से आया, ये रेट लो से आया है ना? ये कहाँ से आया है आपका कंसेप्ट? ये कंसेप्ट आपका रेट लो से आया है। कैसे? रेट लो क्या है? दर का नियम क्या है? एक्सप्रेशन रिलेटिंग रेट टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बेटा इनका मतलब ये है कि जो भी आप लोगों की कोई भी आप केमिकल रिएक्शंस कर रहे हैं, ठीक है? तो जो रेट ऑफ रिएक्शंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के, और जो उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो उनके साथ पावर में चला जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये डायरेक्टली किसके कंसंट्रेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? प्रोडक्ट के। तो अगर बच्चों आप लोग यहाँ पे हटाएंगे तो आप एक कांस्टेंट का यूज करेंगे और वो कांस्टेंट क्या हो जाएगा आपका? के। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन उनकी पावर एक्स। ठीक है? नोट एक्स एंड वाई आर फाउंड एक्सपेरिमेंटली। एक्स और वाई बेटा एक्सपेरिमेंटली फाउंड किए गए, ये हमने हमारी साइड से नहीं लिखे। और अगर ये एक्सपेरिमेंटली है तो इनका जो सम होगा वही ऑर्डर होगा, वही आपकी कोटी होगी। ऑर्डर ऑर्डर को हम लोग स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स नॉट अ मोल। जैसे स्मॉल एन लिखा हुआ होता है कुछ बच्चों का दिमाग चल जाता है मोल, मास अपॉन मोलर मास। नहीं बेटा यहाँ पे हम लोग मोल की कोई बात नहीं कर रहे, ऑर्डर है। सम ऑफ पावर, जो इनके पावर का सम होता है उसी को हम लोग ऑर्डर बोलते हैं, अभिक्रिया की कोटि बोलते हैं। बट ध्यान रखेंगे ये एक्सपेरिमेंटली होना चाहिए, थ्योरिटिकली नहीं। रिएक्शंस के अंदर जब हम लोग बैलेंस करते हैं तो बच्चों को हम लोग लिखते हैं थ्योरिटिकली। तो ये थ्योरिटिकली नहीं, हम लोगों को कैसे चाहिए आप लोगों का यहाँ पे ऑर्डर? ऑर्डर हम लोगों को बच्चों यहाँ पे आप लोगों का थ्योरिटिकली नहीं प्रैक्टिकली है। ठीक है? ये आपका 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 और आप लोगों का एटलीस्ट फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर भी यहाँ पे आप लोगों का ऑर्डर हो सकता है। समझ में आया? यस। पीवाईक्यू टिप बच्चों अगर मैं यहाँ से बात करूं, यहाँ पे इसकी पीवाईक्यू टिप बात करने से पहले मैं यहाँ पे आपको एक और पॉइंट यहाँ पे समझाना चाहती हूँ। जैसे कि मेरे पास इक्वेशन है 2a प्लस 3b, प्रोडक्ट में है 4c प्लस 5d। ठीक है बच्चों? अब मुझे इसको रेट ऑफ रिएक्शंस की टर्म के अंदर लिखना है। तो रेट ऑफ रिएक्शंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट की। बेटा रिएक्टेंट की सांद्रता पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे? सी है ना आप लोगों का, तो डीसी अपॉन dt। और इसको यहाँ पे तो डीसी अपॉन dt अगर हम लोग लिखेंगे मतलब सी, ये हो जाएगा आपका सी की पावर 4 और ये हो जाएगा बच्चों आपका डी की पावर 5। इस तरीके से इसको लिखेंगे। स्टोइकियोमेट्रिक क्या होंगे? पावर में चले जाएंगे। अगर ये एक्सपेरिमेंटली है तो एक्सपेरिमेंटली है तो ऑर्डर मतलब अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगा आपका? 4 प्लस 5 मतलब कि अभिक्रिया की कोटि यहाँ पे 9 हो जाएगी अगर ये एक्सपेरिमेंटली है तो। थ्योरेटिकल बैलेंस करने के लिए आपने लिखा है तो ऐसा नहीं होगा। क्लियर है बच्चों? तो ये वाला पॉइंट भी मैं यहाँ पे आपको समझाना चाह रही थी, इसलिए मैंने वाला पॉइंट यहाँ पे आपका लिख दिया है। पीवाईक्यू टिप बच्चों आप लोगों का एग्जाम अलर्ट, जो पीवाईक्यू टिप है ध्यान रखेंगे। पीवाईक्यू क्वेश्चंस को हम लोगों ने बच्चों यहाँ पे आप लोगों का देखा है, उसके बेस पे बच्चों यहाँ पे हम लोग आपका आंसर कर रहे हैं। उसके बेस पे हम लोग यहाँ पे आपको बता रहे हैं यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की यूनिट, रेट कांस्टेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी यूनिट को बच्चों रट लेना है। 12th बोर्ड के बेस पे आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा सीयूईटी के बेस पे आपका इंपॉर्टेंट है। हर जगह पे कोई सा भी आप ऑब्जेक्टिव
या कोई सा भी आप एग्जाम दे रहे हैं जहाँ पे 12th का पूछा जा रहा है, वहाँ हर बेस पे बच्चों ये यहाँ पे आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। ध्यान देंगे बच्चों, यूनिट्स एग्जाम में के की यूनिट देखकर ऑर्डर आइडेंटिफाई करना होता है। यहाँ पे ये के की यूनिट लिखी हुई है, ये आप लोगों को देख के आपको बताना है कि कौन सा ऑर्डर है। अगर बच्चों यूनिट मॉल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है तो ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। मॉल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है तो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? जीरो ऑर्डर की। अगर सेकंड इनवर्स है तो ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। समझ रहे हैं? अगर ओनली सेकंड इनवर्स है तो फर्स्ट ऑर्डर की प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। और अगर मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, बेटा मोल में इनवर्स लगा हुआ है, यहाँ पे मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है, जिसमें यहाँ पे इनवर्स लगा हुआ है उसको हटा के दूसरे पे लगाएंगे तो मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, तो ये सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है। क्लियर है? यस, तो ये कौन सा ऑर्डर हो जाएगा आपका? सेकंड ऑर्डर द्वितीय कोटि की यहाँ पे आपकी अभिक्रिया हो जाएगी। बिल्कुल ध्यान रखना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर? आणविकता वर्सेज कोटि, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? आणविकता क्या होती है, कोटि क्या होती है? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑर्डर के बारे में, कोटि के बारे में। कोटि क्या है? सम ऑफ द पावर इन रेट लो। जो हम लोग अभिक्रिया की दर का नियम बात करते हैं उसके अंदर जो पावर होता है, पावर का सम होता है, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया था एक्स प्लस वाई, जितनी भी उनकी पावर है उनका सम होगा। बट ये एक्सपेरिमेंटली होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटली क्वांटिटी है। मॉलिक्यूलरिटी आणविकता क्या होगी बच्चों? नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। बेटा इसका मतलब क्या है कि कितने एटम, मोलिक्यूल और आयन ने रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है। हाउ मेनी एटम, मोलिक्यूल्स एंड आयंस आर पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। बच्चों मॉलिक्यूलरिटी होती है कि जब भी आपने कोई केमिकल रिएक्शंस की, जैसे कि मैं फिर से लिख रही हूँ 2A प्लस 3B, प्रोडक्ट में 4C प्लस 5B, ठीक है, तो अब कितने एटम ने, तो यहाँ पे 2 एटम इसके और 3 एटम इसके, मतलब टोटल कितने हो गए? 5। तो 5 एटम मॉलिक्यूल या आयन ने जिन्होंने भाग लिया है वो होती है मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट नहीं करते हैं, थ्योरेटिकली इसको यहाँ पे बच्चों आपका कैलकुलेट किया जाता है। ऑर्डर जो होता है जीरो हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, मतलब जीरो भी हो सकता है आपका, फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर भी आप इसको लिख सकते हैं। लेकिन जो मोलिक्यूलरिटी होगी वो ना तो जीरो हो सकती है, नहीं नॉन इंटीजर हो सकती है। ठीक है, जीरो भी नहीं होगी, पॉइंट्स में भी नहीं होगी, वो हमेशा क्या होगी आपकी 1 2 3 इंटीजर्स फॉर्म के अंदर होगी। 1 2 3 4 इसी तरीके से वो आपकी इंटीजर फॉर्म के अंदर होगी। एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, ये आप लोगों के एलिमेंट्री रिएक्शंस, एलिमेंट्री बताया था जो सिंगल स्टेप में होती है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप के अंदर होती है। तो ये दोनों रिएक्शंस में आपकी यूज आती है, एलिमेंट्री में भी और कॉम्प्लेक्स के अंदर भी। एप्लीकेबल ओनली टू एलिमेंट्री रिएक्शंस, बच्चों ये जो आपकी फर्स्ट स्टेप होती है, ठीक है, एलिमेंट्री स्टेप ओनली फर्स्ट स्टेप, उसी के अंदर ये यहाँ पे आपकी यूज आती है, सबके अंदर यूज नहीं आती है। जबकि ये आप लोगों की एलिमेंट्री प्लस दोनों रिएक्शंस के अंदर यूज आती है। क्लियर हो गया पॉइंट बच्चों मेरा? क्लियर है सबको? हाँ, दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जाता है, इसलिए आपको यहाँ पे इसको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के अंदर बात करते हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया के बारे में यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, बच्चों ध्यान रखना है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस में जो अभिक्रिया की दर होती है वो सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। रेट इज इंडिपेंडेंट मतलब वो उस पर डिपेंड नहीं करती है, वो इंडिपेंडेंट है। रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, जो सांद्रता होती है उस पर निर्भर नहीं करती है। जो रेट होती है वहां पे क्या होता है? के। जीरो कोटि की अभिक्रिया है ना बच्चों, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी? जीरो। अगर किसी की भी पावर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू वही होती है। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी 2 की पावर 0, तो मेरी वैल्यू क्या होगी? 2 ही होगी। तो सॉरी, किसकी पावर की वैल्यू जीरो है, 2 की पावर 0, तो हमारी वैल्यू 1 हो जाती है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। तो आर की पावर 0, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ पे के, तो रेट यहाँ पे के होती है। क्लियर? किसी की भी पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर मैं इंटीग्रेटेड इक्वेशंस, इसकी इक्वेशंस के बारे में बात करूं बच्चों, तो इसको सॉल्व करने पे जो मुझे इक्वेशंस आती है, आर मतलब रेट कांस्टेंट इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नोट आता है मुझे। ठीक है, इसको हम लोग देख रहे हैं के की वैल्यू, यहाँ पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो आर नोट माइनस आर अपॉन टी, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन अपॉन टी, इस तरीके से मुझे यहाँ पे मिलता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन टी, टी होता है आपका टाइम, के होता है आप लोगों का यहाँ पे रेट कांस्टेंट। इसके बीच में बच्चों जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं, आर और टी के बीच में जब हम लोग यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, तो जो ग्राफ है वो हम लोग को स्लोप है वो नेगेटिव मिलता है, माइनस के फॉर्म के अंदर हम लोगों को इसका ग्राफ मिलता है।
बच्चों ध्यान रखना है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर इन दोनों की ग्राफ आपकी एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो माइनस आर इंटीग्रेट इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर हम लोग को यहाँ पे ग्राफ मिल रहा है। ये हम लोग बना रहे रेट ऑफ रिएक्ट मतलब कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शंस और टाइम के बीच में ग्राफ बना रहे हैं। अगर बच्चों हम लोगों से हाफ लाइफ पूछा जाता है, जो कि बहुत बार पूछा जाता है, तो हाफ लाइफ का अगर आपको फॉर्मूला, हाफ लाइफ का मतलब है कि आपकी लाइफ 100% चल रही है, अब आपने क्या कर दिया, उसको हाफ कर दिया, मतलब कुछ कम उसको कर दिया है। जैसे 100% थी, तो 100% का हाफ क्या हो जाएगा, 50%, 50% का हाफ कितना हो जाएगा, 25%। तो हाफ लाइफ, तो टी हाफ बच्चे इसका होता है आर नोट अपॉन टू के। जो आर नोट है वो आप लोगों की अभिक्रिया की दर है, अपॉन टू जो है आपका कांस्टेंट है, के क्या है, रेट कांस्टेंट, टी हाफ मतलब आपने लाइफ को हाफ कर दिया है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, ये इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान रखना है। इनिशियल कंसंट्रेशन की जो आप लोगों की प्रारंभिक सांद्रता होती है उसकी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है बच्चों, प्रारंभिक सांद्रता की आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये जो हम लोगों ने यहाँ पे बात की, सारी बात हम लोगों ने की बच्चों किस कौन से ऑर्डर के बारे में, जीरो ऑर्डर के बारे में बच्चों, यहाँ पे हम लोगों ने ये सारी बात की है। ठीक है, क्लियर है। एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ बच्चों, जीरो ऑर्डर जो होती है, जो इसकी रेट होती है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, जीरो ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के रेट कांस्टेंट निकालने का, आर नोट माइनस आर अपॉन टी होता है। इसका जो स्लोप होता है, आर और टी के बीच में स्लोप बनाएंगे तो ये आप लोग का इंडिकेटेड फॉर्म के अंदर होगा, जो माइनस के को रिप्रेजेंट यहाँ पे आपका करता है। अगर इसका आपको हाफ लाइफ टी हाफ इसका कैलकुलेट करना है, तो टी हाफ इक्वल टू होता है आर नोट अपॉन टू के, और जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कंसंट्रेशन के, ध्यान रखना है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनिशियल प्रारंभिक सांद्रता की। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं। देखो हम लोग आप लोगों के लिए इतने एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो थोड़े से एफर्ट्स मैं आप लोगों को भी बोलूंगी कि बेटा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ताकि हम लोगों को भी एफर्ट्स डालने में मजा आए, है ना। और आप लोगों को भी ज्यादा, हम लोगों का टारगेट है कि छोटे से छोटे गांव से लेके बड़े से बड़े शहर तक के बच्चे, ये जो बेसिक एजुकेशन से वो बच्चों सबको मिलनी चाहिए, तो वो इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट, इसीलिए हम लोग बच्चों यूट्यूब पे इसको डाल रहे हैं, ताकि सभी बच्चे सभी लोग इसको आराम से वहां पे देख सके। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में हम लोग यहाँ पे बच्चों बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में। रेट इज प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन। बेटा वहां पे जीरो के प्रोपोर्शनल होती थी, तो यहाँ पे किसकी प्रोपोर्शनल होगी, वन। इसकी पावर कितनी होगी, वन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस, मतलब अगर हम लोग इसकी इक्वेशंस के बारे में बात करें फर्स्ट ऑर्डर की, जो कि आप लोगों की किस फॉर्म के अंदर होती है, लॉग फॉर्म के अंदर होती है, तो ये होती है k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 आर नोट अपॉन आर। आर नोट अपॉन आर मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, दैट्स मीन फाइनल अपॉन इनिशियल। ठीक है, आर नोट इज इनिशियल कंसंट्रेशन और आर जो होता है वो आप लोग की फाइनल कंसंट्रेशन होती है एट टाइम टी। टी समय पे आप लोग की प्रारंभिक सांद्रता और अंतिम सांद्रता ये यहाँ पे बच्चों आप लोगों की होती है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सब बच्चों को यहाँ पे याद होना चाहिए, एक दो बार बच्चे लिखेंगे याद हो जाएगा। K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 आर नोट अपॉन आर। ठीक है, अगर हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर बात करें, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर बच्चों इसको लिखा जाता है आर इक्वल टू आर नोट ई की पावर माइनस के टी। ई क्या होता है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ई आप लोगों का प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है। एग्जाम्पल क्या है, आप लोगों से यहाँ पे इसका एग्जाम्पल भी पूछा जाता है। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन रेडियो एक्टिव डीके। बेटा हाइड्रोजिनेशन जब करवाया जाता है इथीन का, तब वहां पे फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है। इसके अलावा रेडियो एक्टिव डीके के अंदर, मतलब रेडियो एक्टिव संसारण के अंदर भी इसका यहाँ पे यूज होता है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आपको इनको ध्यान रखना है, दोनों जगह पे इसका यूज किया जाता है। बच्चों अब हम लोग इनके ऑर्डर मतलब स्लॉप के बारे में बात करते हैं, ग्राफ और हाफ लाइफ के बारे में बात करते हैं। बच्चों जो इनकी हाफ लाइफ होती है, हाफ लाइफ होती है आपका टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के। टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के, ये इसकी क्या होती है, हाफ लाइफ होती है। ये यहाँ पे आप लोग का ध्यान रखना है। जो हाफ लाइफ होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ आर नोट। जो बच्चों हाफ लाइफ होती है वो जो इनिशियल कंसंट्रेशन होती है उस पे डिपेंड नहीं करती है, वो इनडिपेंड होती है, उस पे डिपेंड नहीं करती है इनिशियल कंसंट्रेशन पे। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग ग्राफ बनाएंगे एल एन आर और टी के बीच में, तो स्लोप वापस से आपका नेगेटिव आएगा, जैसा कि हम लोगों ने जीरो ऑर्डर के अंदर बनाया था बच्चों, है ना। इसका स्लोप यहाँ पे माइनस के नेगेटिव, इसका स्लोप यहाँ पे बच्चों आप लोगों का आता है। अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे लोग आर नोट आर और टी के बीच में, तो स्लोप जो होगा के अपॉन 2.303 आएगा,
जो कि स्ट्रेट फॉर्म के अंदर इस तरीके से आपका ग्राफ आएगा। ध्यान रखेंगे फर्स्ट ऑर्डर के अंदर 2 ग्राफ है, जीरो ऑर्डर के अंदर नेगेटिव स्लोप के अंदर ग्राफ आएगा। फर्स्ट ऑर्डर के अंदर बच्चों आपसे दोनों ग्राफ पूछे जा सकते हैं, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझेंगे, बिल्कुल सबका फोकस इधर। एलएनआर और टी के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो स्लोप आपका नेगेटिव आएगा, माइनस के फॉर्म के अंदर आएगा। अगर हम लोग ग्राफ बच्चों यहाँ पे लोग आर नोट अपॉन आर टी के बीच में बनाएंगे तो स्लोप आपका इस तरीके से आएगा, के अपॉन 2.303। समझ रहे हैं बच्चों आप लोग मेरी बात को? यस, क्लियर है या आगे बढ़े? यस। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आपका आगे बात करते हैं। देखिए सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। छद्म का मतलब तो होता ही धोखा देना है ना, तो ये तो रिएक्शन ही धोखा देगी। बेटा सूडो फर्स्ट ऑर्डर क्या होगा? ऐसे रिएक्शंस पढ़ लेते हैं, चलिए डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं फिर समझाती हूँ। रिएक्शंस दैट अपीयर टू बी हायर ऑर्डर but follow first order kinetics because of one reactant is in large excess। बेटा कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे आप लोगों से एक चीज पूछी जा रही है कि जो इसका ऑर्डर होगा वो तो हाई होगा, मतलब फर्स्ट ऑर्डर है तो इसका ऑर्डर आप लोगों का pseudo first order reaction at the appear to be the higher order but follow first order kinetics because one reactant is in large excess। मतलब बच्चों इसके अंदर क्या होगा, मैं एक सिंपल वे के अंदर आपको समझाती हूँ कि इसका ऑर्डर जो होगा वो तो होगा वन, लेकिन जो मॉलिक्यूलरिटी जो आणविकता है वो क्या होगी, वन से ज्यादा होगी। मेरी बात को समझ रहे हैं कि रिएक्शंस के अंदर एक सोलवेंट एक्सेस में मतलब ज्यादा अमाउंट के अंदर है, जो सोलवेंट ज्यादा अमाउंट के अंदर है तो वो मॉलिक्यूलरिटी में तो काउंट होगा, लेकिन उसका जो ऑर्डर होगा वो जीरो होगा। उसका ऑर्डर कितना होगा, जीरो का। तो ऐसी रिएक्शन जिसका ऑर्डर तो वन हो मतलब और मोलिकुलरिटी जो आणविकता हो वो वन से ज्यादा हो, हाई हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या छद्म कोटि की अभिक्रिया बोलते हैं। ऐसी रिएक्शन जिसका ऑर्डर हाई हो लेकिन ऑर्डर कम हो, वन हो लेकिन मोलिकुलरिटी हाई हो, आणविकता हाई हो। देखो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखी हुई है CH3COO C2H5, ठीक है। अब H2O, बेटा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसकी मोलिकुलरिटी आणविकता की, तो एक मॉलिक्यूल तो ये हो गया और एक मॉलिक्यूल ये हो गया, तो इसकी मोलिकुलरिटी आणविकता कितनी हुई, 2। लेकिन इसका ऑर्डर क्या हुआ, ये बच्चों एक्सेज में प्रेजेंट है, एक्सेज में प्रेजेंट होने की वजह से यही इसका ऑर्डर होगा, तो इसका ऑर्डर कितना हुआ, एक। मतलब एक्सपेरिमेंटली बच्चों जब हम लोग करते हैं तो इसका ऑर्डर हमें कितना मिलता है, वन। आणविकता हमें मिलती है यहाँ पे 2 और कोटि हमें मिलती है 1। यही होती है आप लोगों की यहाँ पे छद्म कोटि की अभिक्रिया। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ पे क्या पॉइंट्स लिखा हुआ है, रेट डिपेंड्स ओनली ऑन इथाइल एसिटेट कंसंट्रेशन। जो यहाँ पे रेट होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, ओनली इथाइल एसिटेट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, सी की सांद्रता पे डिपेंड करेगी। तो ऑर्डर हम लोग केवल इसी से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ऑर्डर होगा 1 और मोलिकुलरिटी होगी 2। तो ये आप लोगों का होता है छद्म कोटि की अभिक्रिया, जहाँ पे ऑर्डर आपका ज्यादा होता है, ऑर्डर आपका एक होता है और मोलिकुलरिटी उससे ज्यादा होती है, हाई होती है, इसी को सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट आप लोगों का आगे यहाँ पे टेम्परेचर डिपेंडेंस। बच्चों टेम्परेचर डिपेंडेंस अरेनियस इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर कई बार पूछी जाती है अरेनियस इक्वेशन। जो अरेनियस की इन्होंने अपनी इक्वेशन दी वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है बच्चों, और उसके बीच में उन्होंने जो आप लोग का रेट कांस्टेंट है, अभिक्रिया की दर का जो नियतांक है जिसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो टेम्परेचर है उनके बीच का यहाँ पे इन्होंने रिलेशन दिया है, टेम्परेचर मतलब टी। जनरल रूल क्या है, विद राइज इन द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस। बच्चों मान लेते हैं कि आपका टेम्परेचर जो है वो 20 का है, अब 20 से वो कितने डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो गया, 10 डिग्री, मतलब 30 हो चुका है। तो रेट जो आपका रेट कांस्टेंट है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, आपका डबल हो जाएगा। अगर आपका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज हो रहा है तो आपका जो रेट कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान रखना है, बिना सोचे समझे आपको आंसर कर देना है, ठीक है। रेट कांस्टेंट का जो फॉर्मूला है बच्चों इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, के इक्वल टू ए की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। क्या है फॉर्मूला, के इक्वल टू ए की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। ए क्या होता है, अरेनियस फैक्टर होता है, या फिर इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। ये होती है एक्टिवेशन एनर्जी जिसकी यूनिट होती है जूल मोल इनवर्स। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर, आप लोगों को वहां पे किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है जिसकी वजह से जो आपके एटम मॉलिक्यूल्स आयन से वो आप लोगों की क्या करे, रिएक्ट करना स्टार्ट कर दे, एक्टिवेशन एनर्जी। आर आपका गैस कांस्टेंट होता है और टी आप लोगों का टेम्परेचर होता है। आर गैस नियतांक होता है, टी आपका तापमान होता है, ई एक्टिवेशन एनर्जी सक्रिय ऊर्जा, किसी एटम मॉलिक्यूल आयन को सक्रिय करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मिनिमम एनर्जी
जिसके अगर वो एनर्जी नहीं दी तो रिएक्शंस नहीं होगी, तो मिनिमम एनर्जी। और ए आपका अरेनियस फैक्टर होता है। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट रिएक्शन से मार्क करेंगे, ध्यान होना चाहिए आप लोगों को। चले, अरेनियस की कैलकुलेशंस और इसके बारे में, ग्राफ के बारे में भी हम लोग बात करते हैं बच्चों। अरेनियस साइंटिस्ट ने जो यहाँ पे हमें कैलकुलेशंस दी और इसका जो ग्राफ यहाँ पे बताया, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। लॉगरिथम फॉर्म के अंदर हम लोग बात करते हैं उसी इक्वेशंस को। अभी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ी, आप लोगों की जो इक्वेशन है k इक्वल टू ए माइनस ई अपॉन आर टी, इसी को मैं लॉग फॉर्म के अंदर बच्चों यहाँ पे लिख रही हूँ। तो देखो, दो इक्वेशंस ले रहे हैं, तो log k2 अपॉन k1 इक्वल टू क्या होगा, e अपॉन 2.303 r, t2 माइनस t1 अपॉन t1 मल्टीप्लाई t2, ऊपर माइनस से नीचे मल्टीप्लाई। ध्यान रखना t2 माइनस t1 है, हाई वाले में से कम वाले को लेस करना है। ठीक है, और दो इक्वेशंस के बीच का है ये आपका यूज टू डिटरमाइन एक्टिवेशन एनर्जी। इसका यूज कहाँ किया जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी सक्रिय ऊर्जा को डिटरमाइन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और रेट कांस्टेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर, और अलग अलग टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए आपको अलग अलग टेम्परेचर दिए हैं, वहां पे आपको रेट कांस्टेंट दर नियतांक कैलकुलेट करना है, वहां पे आप इसका यूज करेंगे। इसके अलावा एक्टिवेशन एनर्जी, आपको बहुत सी बार एक्टिवेशन एनर्जी भी यहाँ पे आपसे बोला जाता है, वहां पे आपको इसका यूज करना होता है। क्लियर है बच्चों, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अरेनियस का जो ग्राफ है बच्चों, एल एन के और 1/t, टी नहीं है 1/t है, ध्यान रखेंगे। एल एन के और 1/t के बीच में जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो ये नेगेटिव स्लोप देगा, और ये स्लोप देगा माइनस ए अपॉन आर के बीच में हमें स्लोप देगा। बच्चों यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अरेनियस का जो ग्राफ है एल एन के और 1/t के बीच में बनाएंगे तो उसका स्लोप जो होगा, वो ढाल जो होगा, वो कैसा होगा। तो आपका आंसर होगा माइनस ए अपॉन आर, यहाँ पे होगा जो कि नेगेटिव फॉर्म के अंदर आएगा। बच्चों ध्यान देंगे, जीरो ऑर्डर का हमने ग्राफ बनाया, वो भी नेगेटिव था माइनस के। फर्स्ट ऑर्डर का बनाया, उसका एक नेगेटिव था एक पॉजिटिव था, याद है ना। यस, और जो अरेनियस का ग्राफ बनाएंगे ये भी आप लोगों का क्या है बच्चों, यहाँ पे नेगेटिव है। बिल्कुल ध्यान रखना है, कंसेप्ट को समझना है, सिचुएशंस को देखना है और उसी के बाद आंसर करना है। बेटा थोड़ा सा क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली सही से पढ़ के फिर हम लोगों को उसका आंसर करना है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी एंड कैटलिस्ट की। एक्टिवेशन एनर्जी अभी मैंने यहाँ पे बोला आप लोगों का हो जाती है सक्रिय ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी मतलब वही बच्चों आपकी सक्रिय ऊर्जा कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट बच्चों आप लोगों का यहाँ पे होता है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होते हैं बच्चों, उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने या घटाने का काम करते हैं। ठीक है, एक्चुअली बढ़ाते या घटाते कैसे, बेटा ये क्या करते हैं ना, जो उत्प्रेरक होते हैं जो आप लोगों की वेस्टेज ऑफ एनर्जी है उसको यहाँ पे कम कर देते हैं। मेरी बात को समझ रहे हो, ये वेस्टेज ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी हमें कोई यूज नहीं आ रही, जैसे कि यहाँ पे लाइट ऑन है, ठीक है लाइट जल रही है, बेटा ये लाइट तो हमें दे रही है लेकिन जो लाइट है वो आप लोगों की हीट भी जनरेट कर रही है। अब वो हीट जो है वो क्या आपको कुछ यूज आ रही है, नहीं यूज आ रही है ना बच्चों, तो वो क्या होगी, वेस्टेज ऑफ एनर्जी। तो जब हम लोग इनके अंदर कैटलिस्ट डाल देते हैं तो वो जो एक्स्ट्रा हीट थी वो उसको रिड्यूस कर देते हैं, मतलब वेस्टेज ऑफ एनर्जी को कम कर देते हैं। तभी तो बच्चों बोला जाता है, ऐसा नहीं होता है कि किसी भी चीज की 100% एफिशिएंसी आएगी, आप कितना एफर्ट्स डाल लें लेकिन एफिशिएंसी 99% आती है, मतलब कुछ तो वेस्टेज ऑफ एनर्जी होती ही है। अब आप कोचिंग पे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो बेटा आप पढ़ रहे हैं या कोचिंग पे आप जहाँ पे जब से बैठे हुए मॉर्निंग में 8 o'clock से आए हुए 2 बजे तक आप बैठे हुए कंटिन्यूसली आप पढ़ रहे हैं, पूरा फोकस आपका है, आप बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी एफिशिएंसी 100% हो गई नहीं। जब आप घर से कोचिंग तक आए तो उस बीच में थोड़ी ना आप रास्ते में पढ़ रहे थे, आप बाइक से चलते हुए कैसे भी आए, तो वहां पे एफिशिएंसी। जब आपको टीचर पढ़ा रहे हैं, बीच में हंसी मजाक कर ली है ना, थोड़ा बहुत किसी फ्रेंड ने आपसे बात कर ली, तो इसीलिए बोलते हैं कि आपकी एफिशिएंसी 99% हो सकती है, 100% नहीं। तो यहाँ पे भी सेम वही बात कर ली, कैटलिस्ट होता है उत्प्रेरक जो इफिशियंसी को बढ़ाने का काम करता है। आइए इसके बारे में बात करते हैं, पहले एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बात करते हैं। बच्चों पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा और रिएक्शन कोऑर्डिनेट, मतलब जो भी हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं उसके बीच में यहाँ पे ग्राफ को शो किया गया है। बच्चों हम लोग रिएक्टेंट से यहाँ पे आप लोगों के प्रोडक्ट पे आ रहे हैं, ठीक है, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पे आ रहे हैं तो ये क्या है, रिएक्शन पाथ विदाउट कैटलिस्ट, अभी हमने कोई उत्प्रेरक नहीं डाला है और आराम से रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट से हम लोग प्रोडक्ट पे बच्चों यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, बिना कैटलिस्ट के बिना उत्प्रेरक की ये वाली रिएक्शन होनी है। ठीक है, ये जो एनर्जी है, ये वाली जो एनर्जी है, ये एनर्जी है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विदाउट कैटलिस्ट, ये बिना कैटलिस्ट के यूज आई एनर्जी है जो कि रिएक्शंस में हम लोगों को यूज आई है। अब हमने क्या कर दिया बच्चों, यहाँ पे कुछ कैटलिस्ट डाल दिया, ठीक है, जैसे ही हम लोग कोई उत्प्रेरक या कैटलिस्ट इसके अंदर डाल देते तो अब क्या होता है, यहाँ से ये ग्राफ आप लोगों का इस तरीके से हो जाता है, मतलब ये वाली जो एनर्जी थी ये क्या हो गई, कम हो गई, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी।
रिएक्टेंट वही रहेगा, प्रोडक्ट भी वही रहेगा, उसपे कोई फ़र्क नहीं आएगा, इफ़ेक्ट नहीं आएगा। लेकिन इफ़ेक्ट कहाँ आएगा? जहाँ पे इतनी सारी एनर्जी वेस्ट हो रही थी, उसकी जगह अब वो कम ले गई। मतलब क्या हो रहा था बेटा समझना, कि जब हम लोग बिना कैटलिस्ट की बात कर रहे थे तो इतनी एनर्जी वेस्ट हो रही थी, इतनी एनर्जी यूज़ आ रही थी। लेकिन जैसे ही हमने कैटलिस्ट डाला तो ये एनर्जी यही रह गई। समझ में आई आपको मेरी बात? यस। तो ये यहाँ पे इसके ग्राफ को इस तरीके से शो करता है, इस ग्राफ को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? ओके। अब हम लोग कैटलिस्ट, कैटलिस्ट लोवर्स द एक्टिवेशन एनर्जी बाय द प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेट पाथ। फिर कैटलिस्ट क्या करता है, जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको लो कर देता है, कम कर देता है। कैसे? जब वो हमें अल्टरनेट पाथ मतलब एक दूसरा पाथ वहां पे हम लोगों को देता है तो उसको लो कर देता है। इट डज नॉट अलर्ट गिव्स एनर्जी। बेटा ये गिव्स एनर्जी पे अलर्ट नहीं होता है, मतलब कितनी एनर्जी फ्री हुई है। ठीक है, ये क्या करता है, इसको डिक्रीज करने का काम करता है। इट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और सबसे मेन चीज की रिएक्टेंट प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, किसी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जो आपका रिएक्टेंट है वही रिएक्टेंट रहेगा, जो आपको प्रोडक्ट चाहिए वही प्रोडक्ट रहेगा, किसी पे कोई चेंज नहीं आएगा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी वही रहेगा। है ना? तो कैटलिस्ट आपका बहुत ज्यादा यूजफुल है। ये किसी भी तरीके से आलतू फालतू की चीजों को चेंज नहीं करता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, जहां पे आप लोग का आगे कोलिजन थ्योरी संगत सिद्धांत। बेटा कोलिजन थ्योरी क्या होती है? टक्कर मारना। ये हम लोगों ने यहाँ पे टक्कर मारी। अब टक्कर क्या होती है बच्चों, ध्यान से समझिए, दो तरीके की होती है। एक तो होती है आप लोगों की यहाँ पे कि प्रॉपर वे के अंदर टक्कर हो रही है, और एक होती है इम्प्रॉपर टक्कर। अब प्रॉपर और इम्प्रॉपर टक्कर क्या होगी बेटा, ये दो मॉलिक्यूल है, ये दो मॉलिक्यूल अगर एक दूसरे के पास आ रहे हैं और ये इस तरीके से यहाँ से निकल गए, है ना, तो ये क्या होगा, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। है ना, मतलब उनकी टक्कर प्रॉपर नहीं हुई है, केवल एक दूसरे को टच करते हुए निकल चुके हैं। लेकिन अगर ये दो मॉलिक्यूल इनके पास एनर्जी ज्यादा है तो ये एकदम से इस तरीके से टकराएंगे। टकराएंगे तो ताली की क्लेपिंग की आवाज आ रही है, ताली की आवाज आ रही है, तो क्लेपिंग की आवाज आ रही है, मतलब ये प्रॉपर टक्कर है और इस केस में हमें कुछ प्रोडक्ट मिलेगा। अगर ये इस तरीके से मॉलिक्यूल्स निकल गए हैं बच्चों, तो इस केस में हमें कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो ये हो गई प्रॉपर ओरिएंटेशन और ये हो गया आपका इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो मॉलिक्यूल में भी सेम चीज होती है बच्चों, कि टक्कर दो तरीके की होती है, प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर। बात करते हैं, जब कोलिजन के बारे में बात की तो क्या रिजल्ट निकला, कि जब टक्कर होती है पी जेड ए बी ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, ये इसका फॉर्मूला आया। क्या मतलब है इनका, जेड ए बी। बच्चों जो यहाँ पे जेड ए बी है, ये है आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी, टक्कर की जो फ्रीक्वेंसी होती है, सांद्रता, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, पर एक सेकंड में एक वॉल्यूम के कितनी टक्कर यहाँ पे आपकी हुई है, ये आपका इसको रिप्रेजेंट करता है। जो पी होता है, पी आप लोगों का स्टेरिक फैक्टर होता है, मतलब प्रोबेबिलिटी फैक्टर होता है। प्रोबेबिलिटी मतलब समझते हो ना आप, कि कार्ड्स के अंदर किसी भी पत्ते के आने की कितनी संभावना है, प्रोबेबिलिटी है ना, संभावना। ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर होता है, अकाउंट्स फॉर प्रॉपर ओरिएंटेशन, और ये प्रॉपर ओरिएंटेशन को हमें यहाँ पे डिफाइन करता है। ठीक है, इफेक्टिव कोलिजन रिक्वायर्ड। भाई इफेक्टिव कोलिजन कब होगा, भाई इफेक्टिव कोलिजन कब होगा, ये कोलिजन चाहिए मुझे, तो इसको इफेक्टिव कोलिजन मतलब प्रॉपर। इफेक्टिव कोलिजन कब होगा, जब सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा जो है ना, पोटेंशियल एनर्जी सॉरी, वो स्थितिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा। तो सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी, हमारे पास सफिशिएंटली टक्कर करने के लिए जितनी एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट होती है वो तो हमारे पास होनी ही चाहिए। तो इफेक्टिव कोलिजन कब होगा, जब सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होगी, प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा, अच्छे से पूरा तरीके से प्रॉपर, अगर आप लोगों का यहाँ पे ओरिएंटेशन हो रहा है। तो दो केस में होगा आपका, जब आपका प्रॉपर ओरिएंटेशन हो रहा है यहाँ पे, और एक आपकी सफिशिएंटली यहाँ पे आपकी टक्कर हो रही है। ठीक है, तो ये दो केस में आप लोगों का वर्क करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बात है, क्विक समरी बच्चों, यहाँ पे आप लोगों को इसकी दी हुई है, फॉर्मूला शीट्स की क्विक समरी यहाँ पे दी हुई है। बच्चों जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है, ये पूरे चैप्टर का हम लोगों ने मेन मेन पूरा पार्ट, मतलब टॉपिक मैंने यहाँ पे सारे कवर करवाए। बेटा यहाँ पे हम लोगों ने इसका पूरा पार्ट सब कुछ अच्छे से प्रॉपरली कवर करवाया है। अब हम लोग एक इसकी क्विक समरी यहाँ पे दे रही। बेटा वन शॉट जो लेक्चर है मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए ही लेके आ रही हूँ, कि ताकि हमारा टारगेट है 12th के बच्चे और जो सीयूटी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सब बच्चों के लिए ये यहाँ पे आप लोगों का वन शॉट है, जो प्रॉपरली सही तरीके से आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस पे पूरा अच्छे से सही से प्रॉपरली फोकस करना है, कहीं पे कोई मिस्टेक होने के चांसेस नहीं होने चाहिए। वन शॉट को आप ज्यादा से ज्यादा देखें,
ये क्विक रिवीजन के बेस पे है बच्चों, जितने जल्दी आप इसका प्रॉपर्ली सही से रिवीजन करेंगे, उतना आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। चलिए, मैं यहाँ पे एक प्रॉपर क्विक समरी दे रही हूँ। यहाँ पे फॉर्मूला एक शीट के अंदर, भाई एवरेज रेट क्या होती है, माइनस आर अपॉन टी कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर क्या होता है, सम ऑफ पावर इन रेट लो, ठीक है। ऑर्डर मतलब कोटी, मतलब आप लोगों को पावर का सम करना है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटली होगा, प्रैक्टिकल नहीं होगा। जीरो ऑर्डर के लिए हम लोगों ने क्या देखा, के निकालना है तो आर नोट अपॉन आर, सॉरी आर नोट माइनस अपॉन टी, ये जीरो ऑर्डर के लिए हो जाएगा। टी हाफ, टी हाफ के लिए बच्चे कितना हो जाएगा, आर नोट अपॉन टू के, ये टी हाफ के लिए आपका वर्क करेगा। फर्स्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों आपका, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 आर नोट अपॉन आर, ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ हमें कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा 0.693 अपॉन के, ये आपका टी हाफ हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर। अगर हम लोग अरेनियस की इक्वेशंस के बारे में बात करें, तो अरेनियस की इक्वेशंस होगी log k इक्वल टू log a माइनस e अपॉन 2.303 rt। ये किसकी इक्वेशंस होगी, आपकी अरेनियस की इक्वेशंस होगी, log a माइनस e अपॉन 2.303 rt। बच्चों जो भी इंपॉर्टेंट है, जहां से एमसीक्यू पूछे जाते हैं, जहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, लास्ट में क्विक समरी में मैंने आपको ये भी यहाँ पे बता दिया है। तो बच्चों जो आज की क्लास है, आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स के वन शॉट को यहाँ पे कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर बच्चों नेक्स्ट चैप्टर का हम लोग वन शॉट यहाँ पे लेके आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको अपने एफर्ट्स कम नहीं करने हैं, मेहनत करनी है और वन शॉट देखना है बच्चों। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रेरणा मैम फिर से आप लोगों से मिलेगी हिमालय एजुकेशन हब पे। तब तक के लिए बच्चों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बच्चों, थैंक यू।